एक बार जोर से बोलो जय भवानी। बोलोगे? आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए, है ना? क्वेश्चन को फेंक के मारे, क्वेश्चन को फेंक के मारे, बोलो जल्दी से, है ना? फेंक के मारे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन को फेंक के मारते। देखिएगा यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा है सोडियम का, यानी कि बेकिंग सोडा जो है वो सोडियम का क्या है, तो आपको पता होगा बाइकार्बोनेट जो है वो हो जाता है। तो बेकिंग सोडा हम लोग खाने में भी प्रयोग करते हैं। मद्यनिषेध सिपाही के 27 फरवरी 2022 को यह क्वेश्चन पूछा गया था। एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था मद्यनिषेध सिपाही में कि बेकिंग सोडा है सोडियम का बाइकार्बोनेट, क्या है? सोडियम का जो है वो बाइकार्बोनेट हो जाता है बेकिंग सोडा। वहीं पे 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना था? तो मद्यनिषेध में एक चीज याद रखना कि जनगणना से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जनगणना, अच्छा मुझे बताना कि जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, या फिर समवर्ती सूची का विषय है? बताओगे मुझे? जनगणना जो है वो किस सूची का विषय? संघ सूची का, राज्य सूची का, या फिर समवर्ती सूची का? ये हो जाता है आपको संघ सूची का विषय जनगणना है। हम जो है भारत में जितने भी लोग रहते हैं वो देश के नागरिक है तथा राज्य के निवासी है। हम क्या है? देश के नागरिक है तथा राज्य के जो है वो निवासी है। तो हम यहाँ पे जनगणना जो है वो संघ का भाग हो जाता है। अच्छा, भारत में पहली जनगणना कब हुआ था मुझे बताओगे? भारत में फर्स्ट जनगणना की बात करें तो 90 यानी कि 1872 में होता है। 1872 में हुआ था मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मेयो के शासनकाल में। लेकिन दशकीय आधार पर जो जनगणना है वो कब प्रारंभ होता है? तो वो होता है 1881 में रिपन के शासनकाल में प्रारंभ होता है। अच्छा मुझे बताना 2011 का जो जनगणना है, 2011 का जनगणना भारत का कौन सा जनगणना है? 15वां है। लेकिन स्वतंत्र भारत का कौन सा नंबर का जनगणना है? तो वो हो जाता है आप सभी का 7वां। लेकिन 2027 का जो जनगणना हो रहा है वो 2027 का पहला डिजिटलकरण जो है वो जनगणना भारत में हो रहा है। तो मुझे बताना 2027 में जो जनगणना हो रहा है भारत में, ये देखो मद्यनिषेध सिपाही में ये क्वेश्चन 27 फरवरी 2022 को पूछा गया है। जितने भी पीवाईक्यू है उसी के आधार पर पीवाईक्यू को ही उठा करके हम ले आए हैं। कल के क्लास में 19,838 में जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों का एक साथ हम खात्मा कर देंगे, तो आप वहां पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखना 2027 में जो है वो भारत का 16वां जनगणना है और स्वतंत्र भारत का 8वां जनगणना हो रहा है। मुझे बताओ 2027 में जो जनगणना हो रहा है इसका शुभंकर क्या है? इनका शुभंकर क्या हो जाता है आप मुझे बताओगे? ठीक है, इसके बारे में बताना। वहीं पे 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो साक्षरता है वो 73% है। कितना है? 73% साक्षरता है। मुझे बताना कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पे है और सबसे कम साक्षरता कहाँ पे? तो सबसे अधिक केरल में हो जाता है। अच्छा, केरल में कितना है? 94% के साथ है। और सबसे कम की बात करें तो बिहार में, और बिहार में कितना है जी? तो 61 है। बिहार में कितना परसेंट हो जाता है? 61% साक्षरता है। हालांकि पॉइंट में भी है तो पॉइंट वाले चीजों को हम यहाँ पे छोड़ दे रहे। कितना? ठीक है, लीजिए भेज दीजिए, कोटक से भेज दीजिएगा। कितना बोले? 500 भेज दो, ठीक है? यहाँ पे इस बात को याद रखना, बिहार में कितना 61% जो है वो साक्षरता हो जाता है। केरल में कितना है? 94% के आसपास साक्षरता हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें बिहार में पुरुषों का साक्षरता कितना है? बिहार में पुरुष का साक्षरता कितना हो जाता है जी? तो वो हो जाता है 73%। लेकिन महिला का, बिहार में पुरुषों का साक्षरता कितना है? 71% है। लेकिन महिला की साक्षरता की बात करें तो महिला का साक्षरता कितना है? 51.5% जो है वो महिला की साक्षरता हो जाता है। अच्छा, बिहार में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? मैंने आपसे पूछा कि बिहार में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, मुझे बताओगे? अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है जी? तो वो हो जाता है आपका कौन सा, मुझे बताओगे? है ना, रोहतास। रोहतास में कितना साक्षरता है? तो रोहतास में जो है ओवरऑल 23%, सॉरी 73% का साक्षरता हो जाता है। सबसे कम साक्षरता की बात कर तो वो कहाँ? रोहतास में कितना साक्षर कि बिहार में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, मुझे बताओगे? अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है जी? तो वो हो जाता है आपका कौन
कौन सा, मुझे बताओगे, है ना, रोहतास। रोहतास में कितना साक्षरता है, तो रोहतास में जो है ओवरऑल 23%, सॉरी 73% का साक्षरता हो जाता है। सबसे कम साक्षरता की बात कर तो वो कहाँ पे है, पूर्णिया में है। पूर्णिया में कितना है, तो 53% का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रखोगे। अब यहाँ पे आपको पता चल गया 2011। मुझे बताओ 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। मैंने आपसे पूछा कि 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे अधिक जनसंख्या जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, मुझे बताओगे, है ना। मुझे बताओ सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। बिहार में कितना है, 1106। अगर हम बात करें सबसे अधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाता है, तो वो हो जाता है 1106 के साथ बिहार, यानी कि 1 किलोमीटर में कौन हो जाता है, बिहार में 1106 की व्यक्ति रहते हैं। अब यहाँ पे ये बात क्लियर है, तो मुझे बताना बिहार में लिंगानुपात कितना है जी। बिहार में लिंगानुपात कितना है, अगर आप मुझे बता सकते हो तो ये भी बताना। तो बिहार में लिंगानुपात जो है वो हो जाता है 918। लेकिन बाल लिंगानुपात कितना है, अगर आप मुझे बता सकते हो तो ये भी बताना। बाल लिंगानुपात बिहार में कितना है, मुझे बताओगे। बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है, 935 हो जाता है। अच्छा, यहीं पे एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बिहार में लिंगानुपात इतना है, बाल लिंगानुपात इतना है, तो एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, बस इतनी सी बात बताइएगा कि बिहार में टोटल पॉपुलेशन कितना है, यानी कि जनसंख्या जो है वो जनसंख्या कितना है, मुझे बताओगे। तो 10.41 करोड़ जो है बिहार में जनसंख्या हो जाता है। लेकिन यहीं पे एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछे कि भाई बिहार जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन से स्थान पे आता है, मुझे बताओगे। जनसंख्या के अकॉर्डिंग तीसरे स्थान पे आता है, तो फर्स्ट स्थान पे कौन सा स्टेट आता है जनसंख्या में, मुझे बताओगे, है ना। जनसंख्या में फर्स्ट स्टेट कौन सा आता है। अच्छा, सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पे है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वो गोपालगंज में है। कहाँ पे है, गोपालगंज में सबसे अधिक लिंगानुपात हो जाता है। तो पहला स्थान पे कौन है, तो यूपी जो है वो यूपी हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में किसे जाना जाता है, तो यहाँ पे मदनिषेध सिपाही में यही क्वेश्चन पूछा गया है 27 फरवरी 2022 को। आपको ऑन एन एवरेज आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, समझे, है ना। ऐसे पढ़ने में मन लग रहा है। अब तो अंतिम समय चल रहा है आप लोगों का। धक्कर धक्कर कहते ना, मोरा जियरा धक धक करने लगा। यही गाना है ना कि मोरा जियरा धक धक करने लगा। ठीक है जी, चलिए ये बात है क्लियर है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर हम बात करें तो आधुनिक लोकतंत्र में के रूप में जाना जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र को नहीं, शुद्ध लोकतंत्र को नहीं, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। अच्छा, मुझे बताओ कि लोकतंत्र यानी कि लोकतंत्र जो है उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी देश जहाँ पे होता है वहाँ पे सबको राइट बराबर मिलता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें, भारत जो है, भारत एक लोकतंत्र देश है। कैसा है, लोकतंत्र देश है। वहीं पे एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पे पक्ष दल और विपक्ष दल दोनों होते हैं। जैसे कि सत्ताधारी दल जो है वो बीजेपी हो जाता है और विपक्ष दल जो है वो वर्तमान में कांग्रेस है ना। तो मुझे बताना कि बीजेपी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, मुझे बताओगे। और आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, मुझे बताओ। तो यहाँ पे बीजेपी की स्थापना जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया, और वहीं पे आईएनसी की स्थापना जो है वो एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। यहाँ पे इन दोनों चीजों को भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा, मुझे बताना भारतीय संविधान के प्रस्तावना जो है उस प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए हैं जी, मुझे बताओगे। प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए हैं, तो एकमात्र संशोधन हुआ है, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके माध्यम से इसमें कितने शब्द जोड़े गए हैं, मुझे बताओगे। कितने शब्द जोड़े गए हैं जी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में छाप देना। अच्छा, यहीं पे आप मुझे बताना, ये जो प्रस्तावना है इस प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा किसने कहा था, पंडित ठाकुर दास भार्गव जी जो है वो ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा था। कितने शब्द जोड़े जाते हैं, 3 शब्द जोड़े जाते हैं। अच्छा, वहीं पे प्रस्तावना से रिलेटेड हम एक चीज और पूछना चाहते हैं। अच्छा, मुझे बताना कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था यह भारतीय संविधान का आत्मा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था, आप मुझे बताओ। तो यहाँ पे कितने शब्द, 3 शब्द। कौन कौन सा, पंथ निरपेक्ष समाजवादी और
बताओ मुझे। तो ये तीन शब्द जो है वो जोड़े जाते हैं। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कही थी, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखना, अमेरिका की खोज किसने किया था? अमेरिका का खोज जो है वो कोलंबस ने किया था। किसने किया था? कोलंबस ने। अमेरिका दिवस कब मनाया जाता है? अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस जो है वो अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, मुझे बताओगे? है ना, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है ये बताओ। तो ये मनाया जाता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई 1776 को जो है इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया था। मुझे बताओ, अमेरिका ने अपना संविधान पूर्ण रूप से कब लिखा था जी? तो संविधान 1789 में इन्होंने अपना संविधान लिखा। और इनका पहला प्रेसिडेंट कौन था? फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें तो वो कौन होता है? वाशिंगटन जो है वो वाशिंगटन हो जाता है, याद रखोगे, है ना। वाशिंगटन जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने कहा, हमने कहा कि ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने दास प्रथा को खत्म किया था, मुझे बताओ। इसके ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने दास प्रथा को खत्म करा? तो आपसे मैं पूछूं कि दास प्रथा को खत्म किसने किया था, मुझे बताओगे? है ना, दास प्रथा को खत्म किसने किया था, आप मुझे बताओ, मुझे बताओगे? है ना, वाशिंगटन जो है वो वाशिंगटन पहले प्रेसिडेंट हुए कहाँ का? अमेरिका का। आप मुझे बताना कि किसने खत्म किया था? है ना, लिंकन, यानी कि अब्राहम लिंकन जो है वो अब्राहम लिंकन ने खत्म किया था। अच्छा, अब्राहम लिंकन ने कब? तो अब्राहम लिंकन जो है 1863 में इसे खत्म किया। कब खत्म किया? 1863 में। और अब्राहम लिंकन की हत्या जो है वो 1865 में कर दिया जाता। तो अब्राहम लिंकन की हत्या कब किया गया? 1865 में कर दिया। अच्छा, अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहते हैं, मुझे बताओ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ चुके हैं? वर्ल्ड हिस्ट्री का अभी अभी जस्ट मैंने रिवीजन करवाया था कल या परसों। तो आप लोग डे 3 में मैंने रिवीजन करवाया था, 10 डेज 10 शो जो चल रहा है उसमें मैंने करवाया था। तो उसमें मैंने अमेरिका के इतिहास के बारे में पूरा बताया था, किस प्रकार से दांते जो है वो दांते को इटली के एकीकरण का जनक कहा जाता है। अच्छा, दांते जो है वो बहुत ही मजेदार व्यक्ति था। उसके दर्शन वगैरह को पढ़ोगे तो और भी बहुत मजा आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखना, मूल निवासी को क्या कहा जाता है? रेड इंडीज कहा जाता है। मुझे बताओ, हेनरी द नेविगेटर किसे कहा जाता है? हेनरी द नेविगेटर किसे कहा जाता है, मुझे बताओगे? द नेविगेटर जो है वो किसे कहा जाता है? द प्रिंस हेनरी को कहा जाता है। क्या? द प्रिंस हेनरी को जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पे ये भी याद रखोगे। वहीं पे वास्को डिगामा ने क्या किया था? वास्को डिगामा जो है भारत का समुद्री मार्ग का खोज करा था। किसका? भारत का समुद्री मार्ग का खोज करता है। अच्छा, वास्को डिगामा के बारे में याद रखना, ये कौन सा? तो केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत आता है। कौन सा? केप ऑफ गुड होप होते हुए। तो मुझे बताओ, केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था? मैंने आपसे पूछा केप ऑफ गुड होप का खोज किसके द्वारा किया जाता है, मुझे बताओगे? है ना, केप ऑफ गुड होप का खोज किसके द्वारा किया जाता है, बताओगे जल्दी से? हाँ ना, बार्थोलोम्यो डियाज के द्वारा जो है केप ऑफ गुड होप का खोज किया जाता है। किसके द्वारा? बार्थोलोम्यो डियाज जो थे उनके द्वारा खोजा जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रखना कि केप ऑफ गुड होप का खोज किसके द्वारा? बार्थोलोम्यो डियाज के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी बातें आप याद रखोगे, है ना। करंट कब कीजिएगा? करंट जो है वो परसों तरसों से हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, हर एक चीज हम आपको कवर करवा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखो, मदनसीब सिपाही के 27 फरवरी 2025-22 को जो एग्जाम हुआ था, जो बाद में कैंसिल हो गया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताओगे मुझे? है ना, बार्थोलोम्यो डियाज ने खींचा था। अच्छा, मुझे बताओ कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा जो था वो भारत कब आया था, मुझे बताओगे? है ना, यहाँ पे देखना, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल था? तो मेरे कहने का मतलब है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूरा पूरा आता है। कहाँ से आता है? वर्ल्ड हिस्ट्री से जो है वो क्वेश्चन पूरा पूरा आता है। वर्ल्ड हिस्ट्री का वैसे मैंने PDF अवेलेबल करवा दिया आप लोगों को, और हमने दुर्गेश एकेडमी पर जो है वो 10 डेज 10 शो में मैंने पूरे अच्छे से एकदम डीप क्लियर करवा करके पढ़ाया है, ठीक है।
यहाँ पे विश्व इतिहास वाला ये चैप्टर है, इसको देखोगे तो मैंने पूरा समझा दिया। अगर मन हो तो एक बार देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, कल भी आप टाइम पास कर रहे थे, आज भी आप टाइम पास करेंगे। देखिए हमने पूरा याद करवाया, क्वेश्चन पढ़ाया, उसके बाद हमने सॉल्यूशन आपको याद भी करवाया, एमसीक्यू भी करवाया। देख रहे हो यहाँ पे प्रिंस हेनरी, यहाँ पे केप ऑफ गुड होप, भारत का अंतर्मासाद्वीप। वही हमारे कहने का मतलब है कि अगर आप पढ़िएगा तो मैंने करवा दिया है, आप एक बार जा करके पढ़ जरूर लेना, ठीक है ना, जरूर पढ़ लेना, है ना। चलो यहाँ पे देखो मैंने कहा कि 1950, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है। यहाँ पे वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बताओगे? तो यहाँ पे वियतनाम शामिल होते थे, कंबोडिया और लाओस जो है ये तीनों के तीनों शामिल होते थे। मुझे बताओ जर्मनी के एकीकरण में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? जर्मनी के एकीकरण में जो है वो किसका महत्वपूर्ण योगदान था, आप मुझे बताओगे, है ना। एकीकरण में किसका योगदान था बताओगे? तो यहाँ पे बार्थोलोमियो डियाज, मेजनी का नहीं होगा, बार्थोलोमियो डियाज का महत्वपूर्ण योगदान था ना। सॉरी, बार्थोलोमियो डियाज नहीं, मार्टिन लूथर किंग का। किसका? मार्टिन लूथर का किंग का जो है यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान था। वहीं पे अगर हम बात करें तो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? इटली में दांते जो है वो, दांते को इसका श्रेय जाता है। तो कहीं ना कहीं अच्छा, फ्रांस की क्रांति जो है वो, फ्रांस की क्रांति कब होती है? फ्रांस की क्रांति जो है वो कब होती है? 1789 में होती है। कब होती है? 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई अगर आप पढ़ ही रहे हो तो बेहतर तरीके से पढ़ो, वरना छोड़ दो, क्या फायदा पढ़ के, समझ रहे हो। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दोगे? कर दो सेशन को लाइक। एक बार सभी लोग सेशन को, कहाँ पर हिस्ट्री किए हैं? अभी कल परसों ही मैंने करवाया, पूरा पढ़ाया था, तो आप एक बार जा करके देख लेना, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है जर्मनी के एकीकरण का महत्वपूर्ण। राजनीति दल आवश्यक है। राजनीति दल आवश्यक क्यों है? राजतंत्र में नहीं, कुलीन तंत्र में नहीं, अधिनायक तंत्र में, लोकतंत्र में। राजनीतिक दल की बात करें तो भारत में बीजेपी है, बहुत महत्वपूर्ण सत्ता दल है। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो जाता है, आरजेडी हो जाता है। बिहार में वहीं पे जेडीयू जो है, जनता दल यूनाइटेड, ये भी है। वहीं पे आपको पता होगा टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो जाता है। आम आदमी पार्टी हो जाता है, आम आदमी पार्टी हो जाता है। इसी प्रकार बहुत सारा पार्टी है, सीपीआई हो जाता है। कौन सा? सीपीआई। तो ये सब क्या है? तो ये सब दल हो जाता है। और दल की मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग देता है। मुझे बताओ, निर्वाचन आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324 में। अच्छा मुझे बताना, निर्वाचन आयोग का में वर्तमान में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 3। एक मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 अन्य निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है? मैंने आपसे पूछा कि वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, मुझे बताओगे? वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हो जाता है? मुझे बता सकते हो तो बताओ जल्दी से। कौन हो जाएगा? ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ज्ञानेश कुमार जी हो जाएंगे। अच्छा यहीं पे मुझे बताना कि 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन सा है? तो एक हो जाते हैं विवेक जोशी और दूसरा हो जाता है सुखबीर सिंह संधू। कौन? सुखबीर सिंह संधू हो जाते हैं, ठीक है। आज जो आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिया होगा दुर्गेश एकेडमी पर, उस मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन था कि भाई नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? कितने लोगों ने दिया था? आज आप लोगों ने दुर्गेश एकेडमी के एप्लीकेशन पर एक टेस्ट दिया होगा, मॉक टेस्ट दिया होगा, उसमें ये क्वेश्चन होगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? मुझे बताओगे? उपाध्यक्ष जो है वो कौन हो जाता है बताओ जल्दी से। तो उसमें राजीव कुमार था, तो पहले के अकॉर्डिंग राजीव कुमार हो जाएंगे, पहले के अकॉर्डिंग जो है वो राजीव कुमार हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान के अकॉर्डिंग जो है वो, वर्तमान के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अशोक लाहिड़ी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अशोक लाहिड़ी जो है वो वर्तमान के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, ठीक है। अगर वहीं पे नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। शायद आप लोगों ने देखा होगा, वर्तमान के अकॉर्डिंग एक अशोक लाहिड़ी है और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होता है। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? मैंने कहा सीईओ जो है सुब्रमण्यम है, SR सुब्रमण्यम जी हो जाते हैं। और यहाँ पे अध्यक्ष की बात करें तो वो होते हैं हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ठीक है। चलो यहाँ पे इसे भी याद रखोगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक परिकृतिक परितंत्र नहीं है? देखो मेरी बातें सुनना, ये मद्यनिषेध सिपाही के 27 फरवरी 2022 को जो है ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तब सर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, पुलिस क्या है? पुलिस का 83 पोस्ट पर बहाली आया था, उसका कुछ कीजिए। ठीक है भाई, करेंगे हम। अकेले कितना जगह
हाँ ना, देखो हमारा टीम तो पूरा मैराथन ले रहा है। आज मैराथन हेमंत सर ने भी लिया था, कल जो है बायोलॉजी का सर ने लिया था, कल मैं ले रहा हूँ, फिर आपके हिस्ट्री वाले टीचर जो है हिस्ट्री वाले टीचर लेंगे। तो सभी लोग एक एक दिन करके तो क्लासेज वगैरह ले ही रहे हैं, सब कुछ अरेंज ही मैं करवा रहा हूँ। तो इसमें से कौन सा प्राकृतिक वन प्राकृतिक तंत्र है? बगीचा। यहाँ पे वन है, नदी है, रेगिस्तान है, लेकिन बगीचा जो है वो मानव निर्मित परितंत्र है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो बिहार है यानी कि बगीचा हो जाता है, ठीक है, तो प्राकृतिक परितंत्र, बगीचा, मानव तंत्र हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मुझे बताओ कि यूनेस्को में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितना है? यूनेस्को में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में 44 है, जिसमें से यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक मात्र मिश्रित वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एकमात्र मिश्रित वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब आप मुझे बताओ उसका नाम क्या हो जाता है? भारत में एकमात्र मिश्रित वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका नाम है, कहाँ पे क्या हो जाता है? सिक्किम हो जाता है। अच्छा, सिक्किम में कौन सा है जी? सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है ये हो जाता है। कौन सा? कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है ये एकमात्र मिश्रित वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अच्छा, मुझे बताना बिहार में टोटल यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितना है, बताओगे? बिहार में टोटल ओवरऑल यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितना है ना? तो यहाँ पे जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो जाता है वो हो जाता है 2। आपको पता है, नालंदा महाविहार, और दूसरा की बात करें तो बौद्ध महाविहार। यहाँ पे गौर से देखना, नालंदा महाविहार को कब शामिल किया गया था? 2002 में, सॉरी 2016 में। और वहीं पे बात करें बौद्ध महाविहार को कब शामिल किया गया था? तो 2002 में जो है वो शामिल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी बातें आप याद रखना। नदी की बात करें तो बिहार में बहने वाली सबसे मेजर नदी कौन सा है जी? तो वो हो जाता है गंगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि गंगा नदी का कुल लंबाई बिहार में कितना है? मैं अगर आपसे पूछूं कि गंगा नदी का कुल लंबाई, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दो, कितने कंजूस हो आप लोग हैं, एक बार लाइक कर दो। मैंने आपसे पूछा गंगा नदी का कुल लंबाई जो है वो कुल लंबाई बिहार में कितना है, मुझे बता सकते हो? तो ये हो जाता है 2525 किलोमीटर जो है टोटल ओवरऑल लंबाई हो जाता है। तो गंगा नदी का लंबाई कितना है, सॉरी टोटल लंबाई भारत में 2525 है, लेकिन बिहार में 445 किलोमीटर है। अच्छा, बिहार में एंट्री कहाँ से लेता है? तो एंट्री जो है वो बक्सर से लेता है। कहाँ से? बक्सर। बिहार के कितने जिलों से बहता है गंगा नदी? बिहार के कितने जिलों से गंगा नदी बहता है भाई? तो 12 जिलों से बहता है। कितने जिलों से? तो 12 जिलों से जो है वो बहता है। अच्छा, वहीं पे अगर हम बात करें सबसे लंबा कहाँ से बहता है, तो सबसे लंबा जो है वो पटना से। अच्छा, पटना से कितना? 99 किलोमीटर जो है वो 99 किलोमीटर बहता है। वहीं पे एक चीज और मुझे बताना कि जब पटना से 99 किलोमीटर बहता है मित्र, तो एक चीज बताओगे मुझे कि एग्जिट कहाँ से लेता है? तो एग्जिट लेता है कटिहार से। वहीं पे एक बात जो मेरे जहन में बैठा हुआ है कि गंगा नदी में जो है वो गंगा नदी में गंडक नदी कौन से स्थान पर मिलता है? गंडक और गंगा जो है वो दोनों कौन से स्थान पर संगम करता है, मुझे बताओगे? गंगा नदी और गंडक नदी किस स्थान पर दोनों नदी जो है वो संगम करता है, आप मुझे बताओगे? हाँ ना, पटना में, कटिहार में? अरे नहीं, कुर्सेला में करता है ना भाई। गंगा और गंडक जो है हाजीपुर में करता है। कहाँ पे? हाजीपुर में संगम करता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें तो गंगा नदी हो गया, और गंगा और कोसी नदी जो है वो कौन से स्थान पे संगम करता है, मुझे बताओगे? गंगा नदी और कोसी नदी जो है वो कहाँ पे संगम करता है, मुझे बताओगे? हाँ ना, पोल लगाइए भैया। भाई ऐसे पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है, आप लोग आंसर तो दो। हाँ, हम लोग क्या करते थे पता है, जब हमारे टीचर पढ़ाते थे ना, तो इस टाइप से जो है हम इस टाइप से लिख लेते थे। मतलब एगो पेज ले लेते थे और पेज पर एक नंबर लिखते थे, एक नंबर सही है तो सही, दूसरा नंबर हमने बताया सही है तो सही, नहीं तो काट देते थे, तीसरा नंबर सही है तो सही, नहीं तो काट देते थे। ऐसे अगर हम लोग प्रैक्टिस करते थे। 15 मिनट शो नहीं हो रहा है चूंकि बहुत सारे क्लासेज है, इसकी वजह से नहीं हो रहा है। कल जो है फिर से अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये बातें क्लियर है, यहाँ पे आप इसे याद रखना। अच्छा, गंगा और कोसी कहाँ पे मिलता है भाई? तो कुर्सेला नामक स्थान पे मिलता है, ठीक है, यहाँ पे आप इसे भी याद रखना। अच्छा, वहीं पे हम आपसे पूछे कि गंगा नदी प्लस पुनपुन नदी कौन सा स्थान पे मिलता है जी? गंगा नदी और पुनपुन नदी कौन सा स्थान पे मिलता है, मुझे बताओगे? हाँ ना, तो ये फतुहा नामक स्थान पर मिलता है। अच्छा, गंगा नदी और सोन नदी कौन सा स्थान पर मिलता है? मैंने आपसे पूछा कि गंगा नदी प्लस सोन नदी जो है वो सोन नदी कौन सा स्थान पे मिलता है? तो पटना में मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपके हर उस बिंदु को मैं क्लियर करते चलता हूँ जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, एक्सप्लेनेशन नहीं करूं, छोड़ दूं, वैसे ही चलूं?
आप बोलो तो वैसे ही चलता हूँ, जल्दी जल्दी मत करो, मैं मुझे पढ़ाने दो, मुझे मन लगा करके पढ़ाने दो प्लीज, हम रिक्वेस्ट करते हैं। अगर टिक ही कराना है तो जाओ तेरी मेरी यादें करो, टिक लगा करके अगर पढ़ना है तो तेरी मेरी यादें में पढ़ लो। मैं वैसा टीचर नहीं जो टिक टिक लगा करके पढ़ाते और चलो, प्लीज मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। यहाँ पे किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था? ये विजय हजारे ट्रॉफी का, चूंकि उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो 27 फरवरी 2022 के अकॉर्डिंग जो है ये करंट अफेयर था। तो आपको एक आइडिया लग गया कि आपके एग्जाम में जो करंट पूछा जाएगा वो करंट खेल से संबंधित जरूर पूछा जाएगा। तो आप क्या करोगे, खेल वाले टॉपिक से करंट अफेयर जरूर करके जाओगे। जैसे कि हाल ही में आईपीएल हुआ है, तो आईपीएल वाला क्वेश्चन नहीं देगा, क्वेश्चन आप सभी का तैयार हो गया होगा, छपैया उपैया लगभग समझिए तो सब कुछ हो गया, तो आईपीएल के बाद वाला नहीं देगा। आईपीएल में क्या पूछेगा पता है, सबसे महंगे खरीदे जाने वाले विदेशी प्लेयर कौन थे? ग्रीन, ऐसे ही ग्रीन नाम था ना, ऐसे ही कुछ ग्रीन नाम था, तो सबसे महंगे खरीदे गए थे। तो यकीन मानो मई वाला करंट अफेयर छोड़ दो, अप्रैल तक के करंट अफेयर को कवर करके चलो, मई वाला लास्ट वाला छोड़ दो। 1 मई को जो मजदूर दिवस मनाया जाता है वहां तक अगर करना है तो कर लो, क्योंकि आपका पेपर जो है वो मई तक के बन गया होगा, मई के मिड तक बन गया होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है। ठीक है, कैमरन ग्रीन को जो है वो सबसे महंगा खरीदेगा, तो ये है। तो यहाँ पे ये भी याद रखोगे। तो करंट अफेयर कहाँ से कवर करके जाओगे? खेल वाले टॉपिक से। आज तो नहीं हुआ, कल नहीं, परसों हम जो है वो परसों हम आप सभी को करंट अफेयर का 400 एमसीक्यू जो है वो 400 एमसीक्यू विथ एक्सप्लानेशन वो हम आप सभी को प्रोवाइड करने वाले। क्या? विथ एक्सप्लानेशन जो है वो हम आप सभी को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जरूर उसे प्रिंट आउट निकलवा करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। वहीं दुर्गेश सर के फर्रे वाला जो सेक्शन है उसी में कोई भी पीडीएफ हम डालते रहेंगे, उससे आप पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए। वन लाइनर नहीं, एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो यहाँ पे बताना, गोवा, विदर्भ, बिहार। अभी जो विजय हजारे ट्रॉफी हुआ था ना, अभी कौन सा हुआ है जिसमें झारखंड जीता है? झारखंड में कौन सा? मुश्ताक अली ट्रॉफी। मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो अभी हुआ था, उसमें कौन जीता है? मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो कौन जीता है? तो वो जीता है हमारा झारखंड। अच्छा, झारखंड की तरफ से कैप्टेंसी में कौन था? ईशान किशन। कौन? ईशान किशन जो है वो हो जाते हैं। तो मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो आप यहाँ पे इसे भी याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश जो है उस टाइम पे जीता था। कौन? हिमाचल प्रदेश। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रिकेट जो है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग 2026 जो है वो कौन जीता है? तो आरसीबी जीता है, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। और रनर अप टीम कौन था? तो जीटी था, यानी कि गुजरात टाइटंस था। इसमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाला कौन था? तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाला जो है वो वैभव सूर्यवंशी था। कौन था? वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी जो है वो ऑरेंज कैप विनर है। कौन? ऑरेंज कैप विनर है। और साथ ही साथ पर्पल कैप विनर कौन है? तो पर्पल कैप विनर जो है वो हो जाता है रबाडा। रबाडा, रबाडा कौन से टीम से था? तो रबाडा जो है वो महत्वपूर्ण टीम से हो जाता है जिसका नाम है जीटी। लेकिन वहीं पे अगर हम आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा छक्का मारने वाला एक आईपीएल सीजन में कौन बना है क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ करके? सबसे ज्यादा छक्का मारने वाला आईपीएल में क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ करके कौन बना है? मुझे बताओगे? है ना, वैभव सूर्यवंशी जो है वो सूर्यवंशी बना है। वहीं पर प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 27 फरवरी 2025, यानी कि 2022 से। याद रखना, पुरस्कार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। कहाँ से? पुरस्कार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि अगर हम आपसे पूछे कि अभी जो है हाल ही में बहुत सारा अवार्ड वितरित किया गया ना, तो वहां से भी आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछने को मिलेगा। उसमें से कितना क्वेश्चन आएगा? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन उसी से देखने को मिलेगा। ठीक है ना? चलो, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया मदनिषेध सिपाही में ये क्वेश्चन पूछा गया था। किससे? आधार पूनावाला को, साइरस एंड्स पूनावाला। यहाँ पे बताना उस टाइम पे जो है क्या हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर मुझे बताओ। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि उस टाइम पे क्या हुआ था भाई, उस टाइम पे कोविड बहुत ज्यादा था। यहाँ पे लोकमान्य किसे कहा जाता है? लोकमान्य जो है वो किसे कहा जाता है? तो लोकमान्य तिलक बीजीटी बाल गंगाधर तिलक
जी को कहा जाता है। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक जी जो है वो गीता रहस्य नामक पुस्तक कहाँ पे लिखे थे? गीता रहस्य नामक पुस्तक जो है वो कहाँ पे लिखे थे, मुझे बताओगे? तो मांडले जेल में जो है इन्होंने लिखा था। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर बताना कि होम रूल लीग का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? होम रूल लीग आंदोलन जो था, उस होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, आप मुझे बताओगे? हाँ ना, होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी से बताओ। तो वो किया जाता है बाल गंगाधर तिलक यानी कि बीजीटी, और प्लस में एक तरफ और थे एनी बसंत। कौन? एनी बसंत। कब किया गया? 1916 में जो है ये किया जाता है। यहीं पे एक चीज और याद रखना कि किसने भारतीय अशांति का जनक किसने कहा बाल गंगाधर तिलक जी को? भारतीय अशांति का जनक जो है वो भारतीय अशांति, एक मिनट रुको। भारतीय भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था बाल गंगाधर तिलक जी को, मुझे बताओगे? हाँ ना, किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल जो है वो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था भारतीय अशांति का जनक। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी विशेष तौर पर याद रख सकते हो। ठीक है, मुझे ये सारी चीजें क्लियर हो गया। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक जी को मृत्यु कब होता है जी? मृत्यु जो है वो होता है 1920 में। कब होता है? 1920 में होता है, और इसी दिन स्वराज फंड की भी स्थापना किया जाता है। किसकी? स्वराज फंड की स्थापना किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, तारापुर केंद्र कहाँ है? मद्यनिषेध सिपाही में 27 फरवरी 2022 को जो है ये क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, बरौनी तेल रिफाइनरी कहाँ पे है? बरौनी तेल रिफाइनरी जो है वो किस राज्य में है? तो बिहार में हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है? बिहार में। ठीक है, इसे यूएसएसआर की सहायता से जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताओगे? जल्दी से बताना। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा आणविक शक्ति का। क्या? तारापुर केंद्र किस चीज का है? आणविक शक्ति का केंद्र हो जाता है। ठीक है, ये भी बातें याद रखोगे? हाँ ना, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? मद्यनिषेध सिपाही के 27 फरवरी 2022 को यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि हम कोई नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप जो है हमने कहा कि आप जो है उन सारे क्वेश्चन से रूबरू हो रहे हैं जो क्वेश्चन में भी आगे पूछा जाए। क्या? में भी आने वाले एग्जाम में पूछा जाए, या फिर उसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए कुछ नए प्रश्नों का भी समग्र करके पूछा जाए। ठीक है ना, समझे मेरी बातों को? चलिए, बहुत बढ़िया। जी, मन लग रहा है? बोलिएगा, मन लग रहा है आप लोगों का? है ना? मुझे बताइएगा। चलिए, यहाँ पे ये भी बातें क्लियर है। यहाँ पे कौन होगा क्वेश्चन नंबर 11 का? 11 का करेक्ट आंसर होगा जनरल बिपिन रावत, यानी कि सीडीएस जो है वो कौन थे? विपिन रावत थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? अगर हम आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी कि यूनाइटेड नेशंस का जो मुख्यालय है, यूएनओ का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर बताओगे? तो वो हो जाता है न्यूयॉर्क में। अगर हम आपसे पूछे कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है जी? यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में हो जाता है। कहाँ पे? पेरिस में हो जाता है। यूनाइटेड नेशंस एंड एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हम आपसे पूछे कि आईएसएफआर का मुख्यालय कहाँ पे? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? आईएसएफआर का मुख्यालय कहाँ पे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में छाप सकते हो। हमने आपसे पूछा आईएसएफआर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का मुख्यालय कहाँ हो जाता है? कमेंट बॉक्स में छाप दोगे तो छाप दो। देहरादून हो जाता है। कहाँ पे? देहरादून जो है ये हो जाता है, यानी कि उत्तराखंड के देहरादून में हो जाता है। यार भाई साहब, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। बैक। यहाँ पे देखना, आईएसएफआर का मुख्यालय जो है वो मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो हो जाता है उत्तराखंड के देहरादून में हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना कि हेमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हेमोग्लोबिन वर्णक कहाँ पाया जाता है?
हेमोग्लोबिन कहने का मतलब डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हेमोग्लोबिन वर्गनक कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में। आरबीसी जो है रेड ब्लड कार्पोसेल्स होता है। क्या होता है? रेड ब्लड कार्पोसेल्स जो है ये होता है। अच्छा, ब्लड जो है वो ब्लड क्या होता है? ब्लड जो है वो तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक जो है वो ब्लड होता है। तो आप कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हो कि ब्लड क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुझे बताओगे? हाँ ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आरबीसी में। हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में। आरबीसी दैट इज कॉल्ड रेड ब्लड कार्पोसेल्स, डब्ल्यूबीसी दैट इज कॉल्ड व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स होता है। क्या होता है? व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स होता है। ठीक है, हाँ ना, तो ये भी बातें क्लियर हो गया। चलिए, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, पराग कणों का एक मुख्य पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा किया जाता है? अगर हम बात करें पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक किस माध्यम के द्वारा? मद्यनिषेध सिपाही में 27 फरवरी 2022, यानी कि बायोलॉजी का जो है वो बायोलॉजी का वेटेज भी अच्छा खासा रखता है। मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, मुझे बताओगे? तो यहाँ पे हो जाएगा कि वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, कीट के माध्यम से, ये सभी। अच्छा, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं जी? कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, आप मुझे बता सकते हो तो बताओ। ए जी, आप लोगों का एग्जाम कितने तारीख को है, मुझे बताओगे? आप लोगों का एग्जाम कितने तारीख को, मुझे बताना। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटोलॉजी कहते हैं। मुझे बताना कितने तारीख को एग्जाम है? 14 तारीख को। 14 तारीख को। अच्छा, 14 तारीख को जो है कितने लोगों का एग्जाम है? बस जितने लोगों का एग्जाम है 14 तारीख का वो लोग हैंड्स अप करना है, ठीक है? क्योंकि हमें एक और नोट्स देना है, जितने आपने पढ़ लिए ठीक है, उसके अलावा जो है और भी कुछ कुछ हमें प्रोवाइड करना है, तो वो सारी चीजें हम देख लेंगे ना, हमें तो देखना ही पड़ेगा। बताओ मुझे। ओके, 17 को है, 17 को है। 14 तारीख वाला करंट अफेयर्स का कब से स्टार्ट करेंगे? करंट अफेयर जो है कल के बाद परसों से स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर कल के बाद परसों से जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? है ना? करंट अफेयर कब से? कल के बाद परसों से हम स्टार्ट करें। हम आप लोगों को पूरा का पूरा वो भी प्रोवाइड कर दे रहे हैं और फिर हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक? चलिए, ओके, सुनो मेरी बातें। अंतिम समय में कुछ ज़्यादा यूट्यूब वगैरह पर भ्रमण मत करो, स्ट्रैटेजी वीडियो मत देखना। इतने कम समय में क्या पढ़ ले कि हमारा सिलेक्शन हो जाए? कुछ कभी पढ़ लोगे सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? अभी जितना देर में वीडियो देखोगे उतना देर में कुछ चीज़ों को पढ़ लेना बेहतर रहेगा, ठीक है? इन सब चीज़ों पे ध्यान मत देना। अपने एप्लीकेशन जो भी आपके पास हो उस पे ध्यान देना। समझे मेरी बात को? हाँ ना? नहीं समझे मेरी बात को? नहीं समझोगे आप लोग, मुझे पता है। 17 को सारण डिस्ट्रिक्ट में है। मधुबनी में किसी का एग्जाम है? 14 को है। टेंशन नहीं लेना, आराम से जाना एग्जाम देने, ठीक है?